सिद्धांत। क्या है? ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था। और जो ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, ठीक है ना, उनका मानना था कि ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, किस बिंदु पर? जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति जिस बिंदु पर आपस में बराबर होते हैं, उस बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई मुद्रा उधार देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं? कोई मुद्रा उधार देते हैं, तो उस उधार दी गई मुद्रा के बदले में एक तो रिस्क उठाना पड़ती है, जोखिम उठाना पड़ती है, पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस जोखिम के बदले और रिस्क के बदले जो अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त होता है उसे ब्याज कहते हैं। अगर हम इसमें नगद की बात कर ले, क्या कर ले? नगद मुद्रा की बात कर ले, तो जब हम किसी को कोई नगद मुद्रा उधार देते हैं तो नगद मुद्रा के बदले में जो उस नगद मुद्रा का हम जो परित्याग करते हैं, उस परित्याग के पुरस्कार के बदले में जो पुरस्कार प्राप्त होता है उसे ब्याज कहा जाता है। इसलिए एक जो आगे चल के आपको एक सिद्धांत करवाऊंगा उसमें कहा गया है कि तरलता के परित्याग के पुरस्कार को, तरलता के परित्याग के पुरस्कार को ब्याज कहा जाता है। यानी नगद मुद्रा के बदले में हम जब किसी को परित्याग करते हैं नगद मुद्रा, तो क्या होता है कि उस समय हम कोई उपभोग करना चाहते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, परंतु उस वस्तु का हम उपभोग नहीं करके उसका हम क्या कर देते हैं? त्याग करते हैं। तो उस त्याग के बदले में जो अतिरिक्त पुरस्कार हमें प्राप्त होता है उसे ब्याज कहा जाता है। अब जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जिस बिंदु पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उस बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अतः ब्याज के निर्धारण के लिए दो तत्व चाहिए, पहला पूंजी की मांग और दूसरा पूंजी की पूर्ति। अगर हम पहले वाले की बात करें, कौन सा है? पूंजी की मांग, ठीक है ना। पहले क्या है? पूंजी की मांग। अब पूंजी की मांग किनके द्वारा की जाती है? पूंजी की मांग निवेशकर्ताओं के द्वारा की जाती है। पूंजी की मांग किनके द्वारा की जाती है? निवेशकर्ताओं के द्वारा की जाती है। नई पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु, नई पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु निवेशकर्ताओं के द्वारा पूंजी की मांग की जाती है। नई पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण जैसे नया मकान बनाना, नई दुकान खोलना, नई मशीन लाना, नई भूमि खरीदना, यानी जिससे आय को और दोगुना किया जा सकता है। तो ऐसी इसको अपन क्या कहते हैं? नई पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण। तो नई पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु निवेशकर्ताओं के द्वारा पूंजी की मांग की जाती है। अब जो पूंजी की मांग या जो निवेश होता है, निवेश और ब्याज की दर में, निवेश और ब्याज की दर में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। कैसे? देखिए एक सामान्य वक्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जैसे इसमें ओ एक्स अक्ष पे निवेश को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पे ब्याज की दर को दर्शाया गया है, ठीक है ना? क्लियर? किस पे? ओ एक्स अक्ष पे निवेश को और ओ वाई अक्ष पे ब्याज की दर। मान लो निवेश 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई के रूप में है, और ब्याज की दर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2%, 5%, 7%, 10% और 12%, ठीक है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ब्याज की दर अधिक होगी, ब्याज की दर अधिक होगी तो निवेश कम होगा, ठीक है ना। इन दोनों में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक। कि जब ब्याज की दर अधिक होती है तो निवेश कम होता है, और जब निवेश हो ब्याज की दर कम होगी तो निवेश अधिक होता है। माना कि जैसे जब ब्याज की दर अधिक हो, कितनी हो? 12%, तो निवेश कितना होगा? 1 इकाई के बराबर, माना कि संयोग नंबर 1। फिर ब्याज की दर मान लो घटकर कितनी हो जाए? 10% के बराबर। कितनी हो जाए? 10% के बराबर। तो ब्याज निवेश बढ़कर कितना हो जाएगा?
2 इकाई के बराबर संयोग नंबर बी पर। जब ब्याज की दर घटकर कितनी हो जाए 10%, तो निवेश बढ़कर कितना हो जाए जब 2 इकाई के बराबर संयोग नंबर बी पर। माना कि फिर ब्याज की दर घटकर कितनी हो जाए 7%, तो निवेश बढ़कर कितना जाएगा 3 इकाई के बराबर संयोग नंबर सी पर। जब ब्याज की दर घटकर कितनी हो जाए 5%, कितने हो जाए 5%, तो निवेश बढ़कर हो जाएगा 4 इकाई के बराबर डी संयोग पर। और अगर अंतिम में ब्याज की दर घटकर कितनी हो जाए 2%, तो निवेश बढ़कर हो जाएगा कितना 5 इकाई के बराबर संयोग नंबर ई पर। जस्ट इसके उल्टा ले चलते हैं। अगर मान लो कि जब ब्याज की दर कितनी है 2%, तब निवेश कितना है 5 इकाई के बराबर। अब माना कि ब्याज की दर 2% से बढ़कर कितना हो जाए 5%, तो निवेश पहले से घटकर 5 इकाई से घटकर कितना हो जाएगा 4 इकाई के बराबर संयोग नंबर डी पर। फिर मान लो 5% से बढ़कर कितना हो जाए 7%, तो निवेश 4 इकाई से घटकर कितना हो जाएगा 3 इकाई संयोग नंबर सी पर। और अगर मान लो ब्याज की दर बढ़कर 10% होती है, तो निवेश बढ़कर घटकर 2 इकाई, और 12% हो जाता है तो निवेश घटकर 1 इकाई। यानी जैसे जैसे ब्याज की दर में वृद्धि होगी निवेश में कमी होगी, और जैसे जैसे ब्याज की दर में कमी होगी निवेश में वृद्धि होती है। अतः इन दोनों में कैसा संबंध है ऋणात्मक, कि एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और एक घटता है तो अगला बढ़ता है। ठीक है ना, तो दोनों में ऋणात्मक संबंध होने के कारण इसका वक्र कैसा होता है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। कैसा होता है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। ठीक है ना, जिसको हमने किससे ए संयोग बी संयोग सी संयोग डी संयोग और ई संयोग को आपस में मिला दिया, तो ये वक्र कैसा होगा बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। इसको नाम देते हैं हम आई आई वक्र। क्या क्या नाम देते हैं आई आई वक्र, मतलब इन्वेस्टमेंट वक्र, इन्वेस्टमेंट कर्व या निवेश वक्र। क्या नाम दिया जाता है इसको निवेश वक्र। ठीक है ना, जो कैसा होता है बाएं से दाएं नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि ब्याज की दर और निवेश में कैसा संबंध पाया जाता है ऋणात्मक, कि जब ब्याज की दर घटती है तो निवेश बढ़ता है, और जब ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश घटता है। दोनों में ऋणात्मक संबंध होने के कारण इसका वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये किसकी बात हुई? पूंजी की मांग। अब दूसरी बात कर ले हम पूंजी की पूर्ति। किसकी बात कर ले? पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति बचतकर्ताओं के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बचतकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। ठीक है ना, जितने भी लोग हमारे देश में मान लो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बचतें करते हैं, वो कहीं ना कहीं बैंकों में बचत करते हैं। कहाँ करते हैं? बैंकों में करते हैं, और उन्हीं बचतों को वापस से क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। तो पूंजी की पूर्ति कौन करता है? बचतकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। और बचत और ब्याज की दर, बचत और ब्याज की दर में धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि जब ब्याज की दर अधिक होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा बचत करके कहाँ रखेंगे? बैंकों में पैसा रखेंगे। और जब ब्याज की दर कम हो जाती है, घटकर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो लोग एफडी करना पसंद नहीं करेंगे। बैंकों में क्यों रखे पैसा? क्योंकि वहां पर पैसा तो मिल ही नहीं रहा ज्यादा, तो वो अपने पास में रखना पसंद करेंगे। तो ऐसा अगर हम कहें तो जब ब्याज की दर अधिक होगी तो बचत भी अधिक होगी, जब ब्याज की दर कम होगी तो बचत भी कम होती है। अतः इन दोनों में कैसा संबंध है? धनात्मक। हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। जैसे रेखा चित्र में हम कहें कि ओ एक्स अक्ष पे क्या बना दें? बचत को, और ओ वाई अक्ष पे क्या दिखा दें? ब्याज की दर। किसको दिखा दें? ब्याज की दर की दर। कुछ इसी प्रकार से मान लो बचत को अपन इकाई में मान लो कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। ठीक है ना, इसमें दिखा दे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। वहीं पे अगर हम ब्याज की दर को उसी रूप में दिखा दें, किसमें? 2%, 5%, 7%, 10% और 12%। जब ब्याज की दर कम हो,
जब ब्याज की दर कम होगी तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ब्याज की दर कम होगी तो बचत भी कम होगी। मान लो जब ब्याज की दर 2% है तो बचत कितनी होगी, 1 इकाई के बराबर संयोग नंबर ए पर। जब ब्याज की दर बढ़कर कितने हो जाए 5% तो बचत भी बढ़कर 2 इकाई के बराबर संयोग नंबर डी पर। जब ब्याज की दर बढ़कर कितनी हो जाए 7% तो बचत बढ़कर 3 इकाई के बराबर संयोग नंबर सी पर। जब ब्याज की दर बढ़कर कितनी हो जाए 10% तो बचत भी बढ़कर कितनी हो जाएगी 4 इकाई के बराबर संयोग नंबर डी पर। और जब ब्याज की दर बढ़कर क्या हो जाए 12% तो बचत भी बढ़कर हो जाएगी 5 इकाई के बराबर संयोग नंबर ई पर। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ब्याज की दर में वृद्धि होगी बचत में भी वृद्धि होगी। वही अगर ब्याज की दर में कमी आती जाएगी, ब्याज की दर 12% से घटकर कितनी हो जाए 10% तो बचत भी घटकर कितनी हो जाएगी 4 इकाई। जब 7% हो तो 3 इकाई, जब 5% हो जाए तो 2 इकाई, और जब 2% रह जाए तो 1 इकाई के बराबर। अगर हम इन विभिन्न संयोगों को एक रेखा के द्वारा मिला दें, ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग और ई संयोग, सभी को क्या करें एक रेखा के द्वारा आपस में मिला दें। ठीक है ना। तो ये कैसा है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। कैसा है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। इसको बोलते हैं एसएस वक्र या बचत वक्र। एस मतलब सेविंग, एस का अर्थ क्या है सेविंग, और हिंदी में बचत वक्र, जो कैसा होता है बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। कैसा है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर और बचत दोनों में कैसा संबंध है, धनात्मक, कि जब ब्याज की दर बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है, और जब ब्याज की दर घटती है तो बचत भी घटती है। दोनों में धनात्मक संबंध होने के कारण इसका वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज आ गई। क्या क्या आ गई, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। ठीक है ना। एक क्या आ गया, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। किस बिंदु पर होगा, जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से बतला सकते हैं। ठीक है ना, इस रूप में। तो ये लास्ट में इधर बना देता हूँ। ठीक है ना, सबसे लास्ट में यहाँ पर जहां हम OX अक्ष पे ले लेंगे, OX अक्ष पे ले रहे हैं बचत एवं निवेश को। किसको ले रहे हैं, बचत एवं निवेश को। और OY अक्ष पे ले लेते हैं हम ब्याज की दर। ठीक है ना, क्या आ जाएगी ब्याज की दर। ठीक है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि निवेश वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। तो ये हो गया हमारा आय कौन सा वक्र, निवेश वक्र। कौन सा हो गया, निवेश वक्र। ठीक है ना। और अगर हमारी भाषा में कहें तो ये पूंजी की मांग का वक्र है। कौन सा वक्र है, पूंजी की मांग का वक्र। वही दूसरा एसएस वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। एसएस वक्र बचत वक्र या पूंजी की पूर्ति का वक्र। किसका वक्र है, पूंजी की पूर्ति का वक्र। OX अक्ष पे जहां बचत व निवेश को दर्शाया गया है, वहीं OY अक्ष पे ब्याज की दर को दर्शाया गया है। RI निवेश वक्र या पूंजी का मांग वक्र है, वहीं SS बचत वक्र या पूंजी का पूर्ति वक्र है, जो दोनों एक दूसरे को बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ई का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट हिंदी में संतुलन बिंदु। हमारा सिद्धांत भी क्या कहता है कि जिस बिंदु पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में बराबर होगी, इसी बिंदु पर जहां आय पूंजी का मांग वक्र और SS पूंजी का पूर्ति वक्र आपस में बराबर है, अतः इस बिंदु पर OM के बराबर, किसके बराबर, OM के बराबर बचत एवं निवेश होने पर, OM के बराबर बचत व निवेश होने पर
ओ आर के बराबर। किसके बराबर? OR के बराबर ब्याज की दर का निर्धारण होगा, क्योंकि हमारा प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है कि ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में बराबर होती है। अतः निम्नलिखित रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे बचत एवं निवेश को तथा ओ वाई अक्ष पे ब्याज की दर को दर्शाया गया है। जहां आई पूंजी का मांग वक्र है, वहीं एस पूंजी का पूर्ति वक्र है, जो दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। अतः इसी बिंदु पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में बराबर है। अतः ओ एम बचत एवं निवेश होने पर ओ आर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। ठीक है, तो